हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर आईएएस पीसीस। दोस्तों, आज हम पीटी 365 पॉलिटी मैगजीन का सेकंड लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा होगा तो हमने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। देन कॉन्स्टिट्यूशनल जो एंड स्टैच्यूटरी बॉडीज़ होती हैं उसको भी कवर किया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे जो कैग्स है, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2.7 है, अदर इम्पोर्टेंट बॉडीज इन न्यूज़, इससे स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे कैग होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या प्रोविजंस है, ये क्यों न्यूज़ में था। देन अटॉर्नी जनरल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। देन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, पर्सनैलिटी राइट क्या होती है, फोन टैपिंग के राइट्स क्या होते हैं, एंड नार्को टेस्ट जो होता है उसकी क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है। और इशू जो आर्टिकल हमारा 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इससे रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो अदर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक रिजर्वेशन लेकर आया था एक स्टेट, तो इसके बारे में भी देखेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जुडिशरी से रिलेटेड, क्या क्या जुडिशरी से रिलेटेड चेंजेस हुए रिसेंट करंट अफेयर्स में। और इसके बाद हम इलेक्शन जो कमीशन है इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, इन सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, हम उस डाउट्स को क्लियर करने का ट्राई करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कैग। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी देखेंगे कि बेसिकली कैग क्या करता है। इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी या नेम जो हमारे संविधान में मेंशन होती है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें आर्टिकल 148 में 148 में कैग के बारे में मेंशन किया गया है, तो इसकी वजह से इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और जो कैग का अपॉइंटमेंट होता है या कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। और जो एक बार कैग बन गया, सपोज प्रेसिडेंट ने एक बार कैग किसी को बन गया और उसका टेन्योर कंप्लीट हो गया, तो वो री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो कैग पोस्ट है इससे रिलेटेड जनरली यूपीएससी, जो यूपीएससी होता है, देन स्टेट जो पीसीएस एग्जामिनेशंस होते हैं, यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो इनके ड्यूटीज़ को कैग्स सर्विस एक्ट 1971 के अंडर कवर किया जाता है, जिसमें इनके टेन्योर के बारे में बताया गया कि इनका टेन्योर जो होता है कैग का 6 साल के लिए होता है या फिर 65 ईयर, जो भी पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग इनका रिटायरमेंट आ जाता है और इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है। इसके रिमूवल की बात करें तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है। और सेम इनके जो रिमूवल का प्रोसेस होता है, सेम वही प्रोसेस होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का प्रोसेस होता है। मीन्स जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, सेम वही प्रोसेस कैग को भी रिमूव करने के लिए रखा गया है। अभी हम देखते हैं कि इनका बेसिकली ड्यूटी क्या होता है। तो इनका मेन ड्यूटी होता है, जो भी सरकार एक्सपेंडिचर करती है तो एक्सपेंडिचर को ये मॉनिटर करते हैं। सपोज सरकार 1 लाख करोड़ रुपीस का कोई भी इनिशिएटिव या फिर प्रोग्राम या स्कीम्स लेकर आती है, तो उन्होंने किस तरीके से खर्च किया उसका ऑडिटिंग जो होता है वो कैग करता है। कैग का जो डिपार्टमेंट है वो कैग करता है। और ये कैग अपना ऑडिटिंग के बाद जो अपने रिपोर्ट्स हैं ये इनको राष्ट्रपति को सौंपता है। और इनका बाद में जब राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो बाद में राष्ट्रपति, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, इनके पास ये रेफर करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अभी हमारा अगला टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली अटॉर्नी जनरल क्या होता है कि हमारे देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर्स होते हैं,
तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन कंट्री होते हैं। और इनका संवैधानिक बात करें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 76 में इसका मेंशन किया गया है। और इनका अपॉइंटमेंट जो होता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। और अटॉर्नी जनरल बनने के लिए उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो ये इनका प्रोसेस जो होता है और एलिजिबिलिटी, ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो प्रोसेस होता है सेम वही प्रोसेस और इनका एलिजिबिलिटी होता है इनको अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो आप कमेंट करके बताइए कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके एलिजिबिलिटी क्या है, कमेंट करके बताइए। तो जैसे क्या होता है कि बेसिकली एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज के का काम किए रहे, नहीं तो फिर एडवोकेट के तौर पे उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए। और हमारे संविधान में इनका जो टर्म होता है जैसे 3 इयर्स या फिर 5 इयर्स या फिर 6 इयर्स, इस तरीके का कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये फिक्स टर्म कोई नहीं होता है। जब तक ये जो राष्ट्रपति हैं उनके जो भी उन्होंने अपॉइंटमेंट करते हैं तो उनकी स्थिति पे ये बने रहते हैं। और इनके रिमूवल का भी प्रोसेस हमारे संविधान में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। और ये जो राष्ट्रपति होते हैं इनके प्लेजर के ऊपर ही ये अपने पोस्ट पे बने रहते हैं। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं इनके क्या क्या राइट्स होते हैं, तो पहले हम राइट्स देख लेते हैं। तो पहला इनका राइट होता है कि ये जो भी ऑडियंस होता है, मीन्स ये सरकार को ये रिप्रेजेंट करते हैं सारे कोर्ट में। सपोज कोई ऐसा कोई केस है, मैटर है जहाँ पे हमें सरकार को दखलंदाजी देनी पड़ रही है, तो फिर सरकार इनके थ्रू जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनको वहाँ पे केस लड़ने के लिए भेजती है और ये सरकार का पक्ष रखते हैं। देन हमारा अगला इनका जो राइट्स होता है, राइट टू स्पीक। तो इनके पास राइट ये होता है कि जो दोनों हाउसेस होते हैं लाइक लोकसभा एंड जो राज्यसभा होता है राज्यसभा, यहाँ पे इनके राइट्स होते हैं कि यहाँ पे इनकी प्रेसिडेंट्स में जाकर राइट टू स्पीक होता है। मीन्स वो बोलने की इनके पास अधिकार होता है। या फिर जो दोनों जॉइंट सीटिंग होता है लोकसभा और राज्यसभा का, यहाँ पे भी ये अपने पक्ष रख सकते हैं और बात कर सकते हैं। बट इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। वोट देने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार उनके जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के पास होता है। इनका अगला राइट होता है कि ये जितनी भी प्रिविलेज और इम्यूनिटीज हमारे एमपीज को मिलती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद होते हैं उनको मिलती है, सेम उनको प्रिविलेज और इम्यूनिटी हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलती है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। जैसे फर्स्ट लिमिटेशंस ये हो गया कि ये जो भी अक्यूज्ड पर्सन है इनको ये कभी डिफेंड नहीं कर सकते हैं, स्पेशली क्रिमिनल प्रोजिक्यूशन के केस में। सपोज किसी पर्सन पे क्रिमिनल केस लगा हुआ है तो ये उनको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग हो गया। सेकेंड ये हो गया कि ये कभी भी किसी कंपनी में डायरेक्टर के पोस्ट पर ये अपॉइंटमेंट या फिर सर्विस नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा इनका लिमिटेशंस हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमारा अगला टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। जैसे हमारा NHRC है, देन हमारा अदर वुमेन्स के लिए हमारा कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, वैसे हमारा शेड्यूल कास्ट के लिए एक नेशनल लेवल पे कमीशन है जिसको हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। और रिसेंटली क्या हुआ, इन्होंने जो ये कमीशन है इन्होंने एनुअल रिपोर्ट होता है, ये पूरे साल में ST के ऊपर जो भी इनका बनता है, जैसे SC के ऊपर जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं। तो अभी देखते हैं ये जो इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इन्होंने अपना एनुअल रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट के सामने रखा। और ये कि कौन से साल के लिए रखा था, तो 2023 से 24 के लिए इन्होंने रखा था। और बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या होता है कि जो जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं उनके ऊपर क्या क्या किस तरीके के केसेस चल रहे हैं, क्या क्या क्रिमिनल और सारे रिकॉर्ड्स हैं, उनके साथ क्या क्या भेदभाव हो रहा है, ये सारा ये ट्रैक रिकॉर्ड से रिलेटेड एक रिपोर्ट बनाते हैं। और ये समय पे हर साल ये अपने रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को अपना देते हैं। तो अभी देखते हैं कि जो हमारा
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, तो ये एक संवैधानिक पोस्ट है, संविधान में इसके बारे में प्रॉपरली मेंशन है, और इसके अंदर जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 338 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ये आर्टिकल है, जिस आर्टिकल के थ्रू ये रखा जाता है, ये आर्टिकल 338 के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे माना जाता है। अभी देखेंगे कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें एक तो चेयरपर्सन होते हैं जिसको लीड करते हैं, दूसरा वाइस चेयरपर्सन होते हैं, मीन्स ये दो मेन हो गए, चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन। देन 3 अदर मेंबर्स होते हैं, 3 और मेंबर होते हैं, और इनका अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसमें टोटल 5 मेंबर हो गए, जिसमें चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये इनका कॉम्पोजिशन हो गया। अभी पावर के बारे में देखते हैं। तो पावर बेसिकली इनके पास जो सिविल कोड्स का पावर होता है, जैसे हमने बताया था NHRC नेशनल ह्यूमन कमीशन का, जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट जो होता है, उसके पास भी सेम सिविल कोड्स के पावर होते हैं। तो वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, उसको भी सिविल कोड्स का पावर दिया जाता है, और ये जो जितने भी वहाँ पे सिविल कोर्ट यहाँ पे पनिशमेंट दे सकता है, सेम पनिशमेंट यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी दे सकता है। जिसका टेन्योर की बात करें तो इसका टेन्योर 3 साल होता है। जो भी इसमें अपॉइंटमेंट होता है, इनका टेन्योर 3 साल के लिए होता है, और ये 2 बार के लिए, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार अपॉइंटमेंट हो सकता है इनका, मतलब 3 + 3, फर्स्ट टेन्योर में और दूसरे टेन्योर में 6 साल। तो ये 6 साल से ज़्यादा इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। 2 टर्म ये अपना रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, थर्ड टाइम में ये रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में देखेंगे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे वो 2 बार से ज़्यादा वहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पे जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, अदर 3 मेंबर्स, उनकी इस तरीके की सर्विस कैटेगरी है। अभी हम अगला टॉपिक देखेंगे, नेशनल मेडिकल कमीशन NMC। तो रिसेंटली इसका 5 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन इसको क्यों लेकर आया गया था और इसके क्या क्या बेनिफिट्स थे। तो ये देखिए, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो हमने बताया है, कोई भी ऐसी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन जिसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, जिसको संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा कोई नियम ऐसा बनाया गया है जो उसको सपोर्ट करता है, तो ऐसे बॉडी या फिर ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो स्टैच्यूटरी बॉडी है, और स्टैच्यूटरी बॉडी है तो कोई न कोई पार्लियामेंट लॉ बनाया होगा। तो उस लॉ का नेम है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। तो ये इसके थ्रू इसको स्टैच्यूटरी बॉडी का टैग मिला हुआ है। और ये जो हमारा पहले से एग्जिस्टिंग था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI जिसको बोलते थे, MCI, जो जितने भी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स थे उसको रेगुलेट करती थी, वो इसको रिप्लेस करेगा नेशनल मेडिकल कमीशन। और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, ये 2 को ये रिप्लेस करेगा। और इसका अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। मीन्स 10 मेन चेयरपर्सन हो गए जिसको लीड करते हैं। इसके अलावा उसमें 10 और मेंबर्स होते हैं, और उसके साथ साथ उसमें 22 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। तो ये 2 तो परमानेंट हो गए। यहाँ पे देखेंगे 10+1 ये लोग परमानेंट हो गए, ये लोग यहाँ पे परमानेंट हो गया। बट ये लोग जो होता है यहाँ पे जो 22 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं। इसको ध्यान देने वाली बात है। तो अभी हम देखेंगे कि जो NMC नेशनल मेडिकल कमीशन, तो इसके मेन जो क्या क्या बोर्ड्स हैं, तो जैसे इनके पास 4 तरीके के बोर्ड्स रहेंगे, ऑटोनॉमस बोर्ड रहेगा, जिनका मेन काम रहेगा
जो देखिए एक अंडर ग्रेजुएट जो एजुकेशन होता है, मेडिकल एजुकेशन जैसे एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीएएमएस हो गया, इसको ये रेगुलेशन के लिए अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा। दूसरा है कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, जैसे एमबीबीएस के बाद एमएस करते हैं, एमडी करते हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा। थर्ड है कि मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, जैसे एमबीबीएस में एडमिशन, बीडीएस में एडमिशन या फिर बीएमएस में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट होते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम अभी के टाइम पे हम देखेंगे कि नीट है, जैसे करंट में नीट है, तो इसको भी रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड बनाया जाएगा। इसके साथ जो भी पास्ड आउट डॉक्टर्स हैं तो उनको एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने एमबीबीएस कर लिया या फिर आपने बीडीएस कर लिया, तो बीडीएस करने के बाद जो होता है एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उस रजिस्ट्रेशन के बेस पे ही आप अपने प्रैक्टिस कर सकते थे। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक जो चौथा बोर्ड रहेगा उसको एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोला जाएगा, जो इस तरीके के मैटर्स को रेगुलेट करेगी। तो अभी देखेंगे जो एनएमसी है इसके क्या क्या फंक्शंस रहेंगे। तो एक तो होगा पॉलिसी बनाने का काम करेगी, मीन्स जो हमारे मेडिकल फील्ड्स में जितने भी पॉलिसी बनाए जाएंगे वो एनएमसी के द्वारा बनाए जाएंगे। देन हेल्थ जो सेक्टर है, हमारा हेल्थ सेक्टर है, इससे रिलेटेड जो हेल्थ केयर का प्लानिंग है वो एनएमसी के पास रहेगा। देन कोऑर्डिनेशन, सपोज दो बोर्ड, एक अभी पीजी बोर्ड है, एक यूजी बोर्ड है, तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम हमारा एनएमसी करेगी। और ये जो भी बोर्ड्स हैं या फिर जो भी मेडिकल फील्ड्स में काम हो रहे हैं इसको मॉनिटर करने का काम करेगी। देन एथिकल यूज, कोई एमबीबीएस डॉक्टर बन गया, बीडीएस बन गया या बीएमएस डॉक्टर है तो वो अपने प्रैक्टिस का मिसयूज तो नहीं कर रहा है, इस तरीके के एथिकल प्रैक्टिसेस को मॉनिटर और प्रोफेशनल कंडक्ट को चेक करने के लिए, रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए करेगी। देन इसका फी का रेगुलेशन, मीन्स अभी जो एमबीबीएस है, एमबीबीएस, बीडीएस एंड जो बीएएमएस है, तो यहाँ पे देखेंगे इसके जो कॉलेज के फीस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, ये प्राइवेट कॉलेज हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में नियरली 50% जो सीट रहेगा इसका फीस का निर्धारण एनएमसी करेगी कि उसको कितना फीस लेना है, कोई भी यहाँ पे जिससे कॉलेज मनमानी नहीं कर पाएगा। और लास्ट हमने बताया कि जो लाइसेंसिंग का काम करेगी, जो हमारे यूजी मीन्स एमबीबीएस, बीडीएस, एमएस ये करके पास आउट हो गए हैं उनको लाइसेंस देगी कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, उसका हम रिप्लाई करेंगे। और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि जो हमारे संविधान है इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। जैसे एक हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो बहुत सारे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में नहीं पता होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि सपोज पर्सन ए है कोई और ये क्राइम करना चाहता है, ये कोई भी क्राइम करना चाहता है। जैसे आप जानते होंगे कि आप सोसाइटी में किसी रह रहे हैं तो उसमें कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आपको पता लगे कि पर्सन ए जो है ये किसी से नाराज़ है, यहाँ पे पर्सन जेड है, ये पर्सन इससे नाराज़ है और इसको प्लानिंग कर रहा है, इसको अटैक करने का प्लान कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जब पहले से पता चल गया कि ए जो है जेड पे अटैक करने वाला है, हमला करने वाला है, तो इसको पर्सन ए को हम या फिर उसका जो भी पुलिस या डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स वो क्राइम करने से रोकने के लिए एक तरीके से गिरफ्तार कर सकती है। इस प्रोसेस को प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए देखिए दोनों के पास जो पार्लियामेंट एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स विधानसभा होता है, इस दोनों के पास पावर होता है कि इससे रिलेटेड कोई भी नियम कानून बना सकती है, जो कि संविधान के हमारे आर्टिकल 22 में कवर किया जाता है। और ये जो कवर है ये ऐसे पर्सन को नहीं मिलता है जो ऑलरेडी वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हो। मीन्स कोई भी पर्सन ऐसा है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में पहले से है तो उसको इस तरीके का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। इसका मेन यही है।
और प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड देखा जाए तो हमारे संविधान जो आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 के अलावा देखा जाए तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, इसमें भी सेक्शन 68 से 168 से 172 के बीच में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात किया गया है। और देखिए जो आर्टिकल 22 है, बेसिकली इसका ओवरव्यू देखा जाए तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में ही दिया गया है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। बट इसमें भी सब क्लॉज देखा जाए तो जो आर्टिकल 22(1) है, ये राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मीन्स पुलिस आती है और किसी को गिरफ्तार करना चाहती है तो पहले उसको ग्राउंड बताना पड़ेगा कि मतलब किस बेस पे उनको गिरफ्तारी का ये किया जा रहा है। तो इसको आर्टिकल 22(1) में किया गया है। देन आर्टिकल 22 सेकेंड में क्या किया गया है, जब भी किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास इनको ले जाना रहता है। जैसे आप जानते होंगे कि हैबियस कॉर्पस जो होता है, ये भी इसी का एक तरीके से पार्ट है, जो कि 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करनी रहती है। देन उसके बाद हो गया आर्टिकल 22 के 4 में, जिसमें बताया गया है कि एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है और उस एडवाइजरी बोर्ड को निर्धारित करना रहता है कि सपोज कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको 3 महीने से अधिक के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, तो उस एडवाइजरी बोर्ड की अप्रूवल की ज़रूरत होती है और इनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है कि इनके बारे में इनका क्या विचार है। जैसे आपने देखा होगा जो कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, तो उसमें बहुत सारे जो पॉलिटिकल पर्सन्स थे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आप हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो यहाँ पे आप हमें कमेंट में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। अभी देखिए ये पर्सनालिटी राइट ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट इसमें हम बता देते पर्सनालिटी राइट बेसिकली क्या होता है। तो पर्सनालिटी राइट ऐसे पर्सन पे लागू होता है जो कि एक सेलिब्रिटी है, पहले से सेलिब्रिटी हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए। तो इनका देखेंगे तो इनके नेम को, इमेज को, इनकी आवाज़ को, इनकी अच्छाइयाँ हैं या फिर इनके एक्सप्रेशंस जो हैं, इसको हम यूज या मिसयूज नहीं कर सकते हैं बिना उनके परमिशन के। और ये किसी भी तरीके से मतलब कॉमर्शियल और नॉन कमर्शियल, ये किसी भी पर्पस से इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसी को हम पर्सनालिटी राइट बोलते हैं। जो एक पब्लिक सेलिब्रिटी है उनके पास ये राइट मिलता है। या तो फिर जैसे आज के टाइम पे देखोगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको यूज करके, एआई को यूज करके अब देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का जो कैरेक्टर असैसिनेशन का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके को अवॉइड करने के लिए पर्सनैलिटी लॉ है, जो कि राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइए कि राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 में कब जोड़ा गया था और इससे रिलेटेड क्या केस था। अगला हमारा टॉपिक है फ़ोन टैपिंग। तो बेसिकली फ़ोन टैपिंग क्या होता है कि आपका फ़ोन है और आपके बिना अनुमति के सरकार रिकॉर्डिंग कर रही है या फिर कोई थर्ड पार्टी आपको रिकॉर्ड कर रही है, तो इसको ही हम फ़ोन टैपिंग बोलते हैं कि बिना आपके परमिशन के आपका मोबाइल फ़ोन जो है ये ट्रैक किया जा रहा हो, इसको फ़ोन टैपिंग बोलते हैं। तो रिसेंटली क्या था, मद्रास हाई कोर्ट ने बताया कि किसी भी इंडिविजुअल का फ़ोन टैप नहीं किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में। ये मद्रास कोर्ट ने बस वहाँ पे एक जजमेंट दिया था। तो हम देख लेते हैं कि फ़ोन टैपिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो इसमें इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में भी इसका मेंशन है, और सेंटर और स्टेट के पास लेकिन राइट है। जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है उसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पास एक राइट है जिसे राइट टू टैप फोन बोलते हैं। राइट टू टैप फोन, सपोज यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट टू टैप फोन इज पार्ट ऑफ हिज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर स्टैच्यूटरी लॉ। तो देखिए ये जो है एक तरीके का स्टैच्यूटरी लॉ है जिसको हम इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 इसमें इसको कवर किया जाता है। और ये परमिशन सिर्फ 10 एजेंसियों को है कि कौन कौन इसको यहाँ पे
किसी पर्सन का फ़ोन टैप कर सकता है। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, एनसीबी हो गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीडीटी, डीआरआई, एनआईए, रॉ हो गया। तो इस दिल्ली पुलिस कमिश्नर, इन लोगों के पास राइट होता है किसी का फ़ोन टैप करने का, बट वो ये इलीगल होता है विदाउट उसके कंसेंट के। कोई भी इसका इस तरीके का उसका मिसयूज़ करता है तो। बाकी इसमें वैसा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। अभी हम आपको जो भी इम्पोर्टेंट और इसमें है वो हम अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं। आपको कुछ भी डाउट्स रहे तो प्लीज़ कमेंट करिए। अभी देखेंगे कि नार्को टेस्ट है। जैसे आप जानते होंगे कि जो नार्को टेस्ट होता है वो जनरली क्या होता है, ये कराया नहीं जाता है। और बेसिकली क्या होता है कि सपोज बिना आपके सहमति के कोई नार्को टेस्ट कर लेता है या करा लेता है तो क्या होता है, उस रिपोर्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है, उस रिपोर्ट का कोई वैलिडिटी नहीं है। लेकिन उस रिपोर्ट के माध्यम से कोई भी एविडेंस सपोज मिला है तो उसको कहीं ना कहीं सरकार अपने काम के लिए यूज कर सकती है। तो जैसे क्या हुआ था, पहले यहाँ भी रिसेंटली पटना हाई कोर्ट ने एक नियम लेकर आए थी कि जो नार्को टेस्ट कोई भी अक्यूज है, कोई भी आरोप किसी पे लगा है तो उसका सरकार जो है वहाँ पे नार्को टेस्ट कर सकती है। बट यहाँ से ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया। इस तरीके के लॉ कोई भी स्टेट नहीं ला सकती है जिसमें फोर्सफुली नार्को टेस्ट किसी अक्यूज्ड या किसी पर्सन का कराया जाता हो, क्योंकि पता है कि उसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो अभी इसमें जब भी नार्को टेस्ट होता है तो एक मेडिसिन होता है जिसको हम सोडियम पेंटोथल बोलते हैं। सोडियम पेंटोथल इसका यूज किया जाता है और इसका यूज करने से क्या होता है कि माइंड बिल्कुल कॉन्शियस हो जाता है, तो आपको इसमें याद नहीं रहता है। ये जैसे एनेस्थीसिया होता है, आपका दिमाग, आपका जो भी जहाँ पे लगाया जाता है वो बॉडी पार्ट बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो वैसे ही सोडियम पेंटोथल होता है, तो इस ड्रग का यूज़ किया जाता है इस नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए। तो इस तरीके से सपोज किसी के बिना कंसेंट के होता है तो ये जो आर्टिकल 20 का थर्ड है राइट टू, और आर्टिकल 21 है जिसमें राइट टू प्राइवेसी बताया गया है, इसमें इसका ये वायलेशन होता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने है इसको टेक डाउन किया था। देन दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि किसी भी पर्सन का फोर्सफुली नार्को टेस्ट कराया जाता है तो ये इलीगल है, इसको भी ध्यान देने वाली बात है। और इसका जो भी रिपोर्ट्स आता है, सपोज किसी का इलीगली तौर पे उसका नार्कोटिक्स कराया गया तो वो रिपोर्ट को कहीं पे डायरेक्टली एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता है, ये पॉइंट है। एंड इसका अगला पॉइंट है, लेकिन हाँ देखिए हमने बताया था वो एक फैक्ट के बारे में, लेकिन ये इसको डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो उससे रिलेटेड, उससे निकल के कंक्लूजन आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, उसको कहीं ना कहीं इसमें एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, जो भारतीय साक्ष्य संहिता है उसके थ्रू ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ जो भी नार्को टेस्ट होता है इसके देखिए कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेड राइट टू वॉलंटरी नार्को टेस्ट, किसी को यहाँ पे एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है, मीन्स कोई पर्सन ऐसा नहीं है सीधे सीधे जाके किसी का नार्को टेस्ट करा लेगा बिना उसके सहमति के। अभी हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, जिसको हम आर्टिकल 21 हमारे संविधान में दिया गया है। तो अभी इसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंटली जजमेंट दिया जिसमें बताया कि इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। आर्टिकल 21 में जितने भी राइट्स के बारे में मेंशन है तो वहाँ पे एक तरीके का और राइट यहाँ पे जोड़ा गया है जिसको इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस, मीन्स आप ऑनलाइन कोई भी काम कर सकें, जिसको ई गवर्नेंस का हम पार्ट बोलते हैं। जैसे डिजिटल एक्सेस, यहाँ पे देखेंगे डिजिटल एक्सेस टू ई गवर्नेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली आप गवर्नेंस का यूज कर पाएँ, ये जो है एक तरीके का डिजिटल राइट बन गया है अंडर आर्टिकल 21। तो ये ध्यान दीजिएगा।
पार्ट ऑफ इसमें देखिए राइट टू यहाँ पे लिबर्टी दिया गया हो, और ये स्टेट का ऑब्लिगेशंस है कि ऑनलाइन इस तरीके का डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड करे। ये कोई भी स्टेट है उसका यहाँ पे ये कर्तव्य है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, जो एसटी होते हैं, इनका जो है यहाँ पे गोवा जो विधानसभा है वहाँ पे उनके लिए सीट रिजर्व किया गया है। तो उस सीट रिजर्व करने के लिए पहले क्या था, लोकसभा से एक बिल पास कराया गया कि एसटी को हम गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट रिजर्व कराना है। तो अभी देखेंगे तो अभी क्या हुआ कि लोकसभा ने उस तरीके इसका जो बिल है ये पास करके गोवा असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज दिया कि एसटी के लिए सीट रिजर्व किया जा सकता है। तो अभी एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन की बात करें तो आर्टिकल 332 में, आर्टिकल 332 में इसके बारे में मेंशन है कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनका हम लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर एमपी में इनके लिए सीट रिजर्व किया जा सकता है, सिर्फ असम को छोड़कर। ये ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि असम में इस तरीके का प्रोविज़न नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि असम के लिए स्पेशल प्रोविज़न ऑलरेडी दिया गया है। अभी इसका जो है कितना सीट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हम उसके लिए एससी या एसटी के लिए कितना सीट हमें रिजर्व करना रहता है। तो अभी जितना परसेंट उनका आबादी रहेगा, सपोज आपकी असेंबली में, आपकी विधानसभा में 100 सीटें हैं और वहाँ की एससी का पॉपुलेशन 20% है एंड एसटी का पॉपुलेशन जो है यहाँ पे 8% है। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि वो उस 100 में से 20 सीट एससी के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा एंड उस 100 में से 8% सीट 8 सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा। इसी को हम प्रोपोर्शनल ऑफ एससी एसटी पॉपुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रोसेस आप देख लीजिएगा कि लोकसभा से बिल पास कराना पड़ता है किसी में ही विधानसभा में किसी स्पेशल को रिजर्वेशन देने के लिए। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि एनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। तो अभी रिसेंटली क्या था इससे रिलेटेड, तो पहले समझ लेते हैं कि इनेमी क्या होता है। तो बेसिकली इनेमी वैसा होता है जो हमारे देश पे जिन्होंने कभी आक्रमण किया हो उसको हम इनेमी बोलते हैं। तो जैसे अभी के लिए हम पाकिस्तान और चाइना, ये लोग हमारे इनेमी कंट्री हो गए। तो यहाँ के रहने वाले लोग या यहाँ के ऐसे कोई नागरिक जिनका प्रॉपर्टी भारत में है, इनको हम इनेमी प्रॉपर्टी बोलते हैं और वहाँ के ऐसे पर्सन को हम इनेमी बोलते हैं। तो अभी इस तरीके का कोई भी प्रॉपर्टी जो हमारे दुश्मन को बिलोंग करता है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि हमारे मिनिस्टर जो हमारा होम मिनिस्ट्री होता है उनके कंट्रोल में आ जा सकता है। सपोज कोई भी एक घर है और इसका घर का कंट्रोल एक पाकिस्तानी पर्सन का है, तो ये घर का कंट्रोल और ऑनरशिप हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है इसके पास चला जाता है। इसको हम एनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अंतर्गत इसको हम मैनेज करते हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक है जुडिशरी से रिलेटेड। जुडिशरी से रिलेटेड क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या था, जस्टिस BR गोगोई ने 52nd CJI के तौर पे शपथ लिया था। तो इसके बारे में एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि बेसिकली क्या है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका प्रोविजन जो मेंशन है आर्टिकल 124 में मेंशन है, और CJI जो है जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं प्लस 33 अदर जजेज हो सकते हैं, अदर SC जज हो सकते हैं। तो टोटल जो संख्या होती है सुप्रीम कोर्ट की, ये जज की संख्या 34 हो सकती है। अभी अपॉइंटमेंट की बात करें तो आर्टिकल 124 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट तो किया जाता है, बट इनके लिए जो सिलेक्शन होता है इनकी कॉलेजियम सिस्टम्स होते हैं। वो कॉलेजियम सिस्टम का रिकमेंडेशन जो होता है, यहाँ से जो भी कॉलेजियम सिस्टम होता है उसका रिकमेंडेशन यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास आता है। लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं, PM के पास अपना रिकमेंडेशन भेजते हैं, देन PM अपना रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। तो प्रेसिडेंट वहाँ पे इसका अपॉइंटमेंट करते हैं। ये इसका
कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, इस तरीके का उनका प्रोसेस होता है। अभी हम बात करें टेन्योर की, तो इनका जो टेन्योर होता है 65 साल तक के ये लोग, इनका एज दिया गया, अपर एज लिमिट इज 65 ईयर्स। और इनका जो ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और हमारे स्वतंत्र भारत के जो फर्स्ट सीजीआई थे वो हरिलाल जे कानिया थे, हरिलाल जे कानिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली पीसीएस के एग्जामिनेशंस के लिए। और इनका ऑफिस जो होता है ये आरटीआई एक्ट 2005 जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया था उसके अंडर आता है। मीन्स जो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस है, इनको पूरी तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू सारा डिटेल और जानकारी लिया जा सकता है कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कौन कौन से एक्ट किए। तो ये हमारा इनके हो गए कि जो फर्स्ट हो गया स्क्रूटनी के बारे में हमने बता दिया कि उसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू आता है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहला इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ होते हैं और वहाँ के जो जजेस होते हैं वहाँ का अपॉइंटमेंट इनके माध्यम से किया जाता है। दूसरा है कि कौन जज किस दिन कौन सा केस देखेगा, इसका भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होता है। देन अगला इनका ड्यूटी होता है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम होता है वो थ्री जज केस आया था, उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया था। उस कॉलेजियम सिस्टम का ये हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाता है। अभी हम देख लेते हैं कि जो अपॉइंटमेंट के बारे में हमने बता दिया। अभी देख लेते हैं रिमूवल, जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस उनका जो रिमूवल का क्या प्रोसेस होता है। तो पहला जो होता है कि अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है कॉलेजियम सिस्टम से होता है। ये ऑलरेडी हमने बता दिया है। कॉलेजियम सिस्टम बेसिकली जो थर्ड जज केस आया था 1998 में, तो इन्होंने उसके थ्रू वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम आया जिसमें बताया गया कि जो 4 टॉप मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के पार्ट होते हैं। अभी देखा जाए तो जो जज का कॉलेजियम सिस्टम कैसे इनका अपॉइंटमेंट करता है, तो क्या होता है कि कॉलेजियम सिस्टम में वहाँ पे सीनियर जजेस होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर 4 सीनियर जजेस होते हैं। तो ये लोग कोई भी एक नाम निर्धारित करते हैं और वो नाम निर्धारित करने के बाद ये जाता है लॉ मिनिस्टर के पास। लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं और प्रधानमंत्री जो है इनको राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं कि इनको अपॉइंटमेंट करिए। तो फिर वो राष्ट्रपति महोदय उसको अपॉइंटमेंट कर देते हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात हो गई। अभी हम हाई कोर्ट के जजेस की बात करें, उनका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो पहला स्टेप होता है कि ये जो यहाँ पे हाई कोर्ट लेवल का जो कॉलेजियम सिस्टम होता है ये एक कोई नाम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वो नेम को भेजते हैं यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजते हैं, जहाँ पे वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं ये मिलकर इनका रिव्यू करते हैं। और रिव्यू करने के बाद क्या होता है कि ये एक अपॉइंटमेंट करके यहाँ पे निर्धारित करते हैं, जो कि इनका भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है निर्धारण। अभी हम रिमूवल की बात करें तो इनका रिमूवल जो है बेसिकली मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पे ही किया गया है। तो अभी ये ध्यान दीजिएगा, आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का यहाँ पे इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। और जो भी है ये हमारे संविधान में इस तरीके का कोई भी ग्राउंड डिफाइन नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पे बोला गया है कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मतलब अभी वो उस लायक नहीं है कि वो एक जज के तौर पे अपने ड्यूटी का निर्वहन कर सकें। इस केस में ही उनको उनके जज पोस्ट से हटाया जा सकता है। और ये दूसरा हमने बताया कि जो हमारा संविधान है इसमें किस बेसिस पे हटाना है ये निर्धारित नहीं किया गया है। अगला आर्टिकल जो आर्टिकल 217(1) है, इसमें जो हाई कोर्ट है इनके जज के रिमूवल की बात की गई है। और आर्टिकल 124(4) में यहाँ पे बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको रिमूवल के प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और आज तक
आज तक किसी भी जज का यहाँ पे हटाया नहीं गया है, कोई भी जज अभी रिमूव नहीं किया गया है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और जो हमारे जजेज होते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, इनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हमारे जज कैसे हटाए जा सकते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले क्या होता है कि एक मोशन का इनिशिएशन होता है, जिसमें लोकसभा में 100 मेंबर और राज्यसभा में 50 मेंबर एक इसको मोशन को साइन करके यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन कमेटी के पास भेज देते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन कमेटी अपना 3 मेंबर की कमेटी होती है जो उस पर जाँच करके अपना रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट की बेस पे उनके अप्रूवल का जो मोशन है पास किया जाता है। और ये स्पेशल मेजोरिटी में 2 पार्ट हो जाते हैं। स्पेशल मेजोरिटी में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। तो जैसे हमारे लोकसभा की बात करें तो 543 है, तो यहाँ पे 273 जो वोट्स हैं ये लेना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे 543 में से सपोज यहाँ पे 400 जो यहाँ पे MP प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे 201 तो इनका जो है 2/3 मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो 300 लोगों का यहाँ पे MP का यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होता है, मीन्स वोट चाहिए होता है। तो ये इस तरीके के स्पेशल मेजोरिटी वोट से इनको हटाया जा सकता है। और जब ये यहाँ पे और जो भी मोशन है ये पास हो गया, तो उस मोशन के बेस पे ये राष्ट्रपति के पास जाता है। तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं एक वहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं कि इनको हटाया जाए। अभी जुडिशरी से रिलेटेड एक और न्यूज़ आया था, जिसमें प्रेसिडेंट ने यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में 14 एडिशनल जजेस को अपॉइंटमेंट किया था। तो जो एडिशनल जजेस होते हैं इसमें और जो परमानेंट जजेस होते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस होता है और इनका कुछ अंतर भी होता है क्या, इसको देख लेते हैं। तो पहला जो है इनका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 224 के माध्यम से किया गया, और पहला ये हो गया। दूसरा इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इन जब भी अपॉइंटमेंट होता है तो इनको 2 साल से ज़्यादा के लिए टेन्योर नहीं होता है। मीन्स एक बार अपॉइंटमेंट हुए तो वो 2 साल के लिए उनके अपॉइंटमेंट वैलिड है, या फिर जो 62 साल के पहले उनको रिटायर हो जाना है, या तो 62 साल पहले आए तो वो रिटायर हो जाएंगे, 2 साल कंप्लीट हो गया तो वो रिटायर हो जाएंगे। और इनका जो परमानेंट जज और जो एडिशनल जज होते हैं इनका रेशियो जो होता है 75:25 के % होता है। मतलब सपोज 100 जज हैं, 100 जज हैं कहीं पे वहाँ पे, तो आप देखेंगे मिनिमम 75% जज जो 75 जज जो हैं परमानेंट होना चाहिए, और रिमेनिंग 25% ही एडिशनल जज बन सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और इनका टेन्योर हमने बता दिया, इनका टेन्योर 2 साल होता है, नहीं तो फिर 62 साल। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हमारे समझाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमें टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो बेसिकली ट्रिब्यूनल क्या होता है कि एक ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बेसिकली क्या था, ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट जो है होता है, ये 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था अंडर आर्टिकल 323 ए के अंदर रखा गया था। और ये स्वर्ण सिंह कमेटी के बेस पे ही इनको लाया गया था। तो ये 2 चीज़ पता चल गया कि ये हमारे कब आया था ट्रिब्यूनल और इसका क्या काम था। तो अभी देखिए इनका जेनेसिस जो था फर्स्ट ARC जो कि 1969 में आया था, उसमें इसका उल्लेख किया गया था कि इस बेसिस पे हमें जो ट्रिब्यूनल होना चाहिए। बेसिकली ट्रिब्यूनल क्या होता है कि जो भी कोर्ट में कोई मैटर होता है, जुडिशरी में कोई भी मैटर होता है, तो वो नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे जज के पास जाता है। लेकिन आपको पता होगा कोई भी जज सारे सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, एक्सपर्ट नहीं होता है। तो इस केस को देखने के लिए कि सपोज अभी नदी तो नदी से रिलेटेड कोई मैटर है, तो इसको देखने के लिए आप यहाँ पे जज के पास जा सकता है, नहीं तो फिर कोई ऐसा एक्सपर्ट है जो नदी के बारे में जानता है। तो आप ऐसे एक्सपर्ट होते हैं ट्रिब्यूनल्स में लोग जिनको उस स्पेसिफिक टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है और नॉलेज होता है। तो हमने बता दिया इसका जो जेनेसिस था
1969 में हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1976 में लाया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी, उस केस में आया था। और ये स्वर्ण सिंह जो कमेटी है इनकी रिकमेंडेशन पर आया था। और करंट में अभी जो ट्रिब्यूनल्स की संख्या है वो 19 है, जो कि पहले 26 थी। इसको घटाकर और मर्ज करके हम 19 की संख्या है अभी हमारे भारत में टोटल ट्रिब्यूनल की संख्या। अभी देखिए वो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो उसमें आर्टिकल 323 में क्लॉज ए जोड़ा गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात किया गया। फिर जो उसका जुरिस्डिक्शन है उसका भी यहाँ पे निर्धारित किया गया, और जुरिस्डिक्शन जो है सब्जेक्ट वाइज रखा गया। मतलब हमने बताया कि जो भी बनता है, सपोज रिवर से रिलेटेड कोई भी जुरिस्डिक्शन है या फिर जो रिवर से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो जो है जो रिवर से रिलेटेड ट्रिब्यूनल है उसके पास जाएगा। और इसका अपील भी हम कर सकते हैं। वो सपोज कोई भी ट्रिब्यूनल वहाँ पे फैसला देता है तो उसका पहला अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो जो अपील करने का पावर है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी मिलता है। तो ये दो पॉइंट याद करने वाली बात है। हमने बता दिया कि इसका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लेकर आया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, और ये अप्रूव होने के बाद आर्टिकल 323A ऐड किया गया था। तो पहला ये ट्रिब्यूनल हो गया। कोर्ट एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देन दूसरा पर्पस, इसका पर्पस क्या हो, स्पेसिफिक मैटर के लिए। सपोज कोई नदी से रिलेटेड मैटर है तो वो नदी वाले ट्रिब्यूनल में जाएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉपर्टी वाले में जाएगा। इस तरीके से हो गया। दूसरा हमारा ये इसके आने से हमें नेचुरल जस्टिस मिलता है, और वहाँ पे जो जूरिस्ट होते हैं वो लोग, उनके पास स्पेशल नॉलेज होता है। तो इसकी वजह से मेंबर जो रहता है कि ये नॉलेजेबल होते हैं। और जुडिशरी में क्या होता है, वो जनरल जुडिशरी वाले ही इनके पास स्किल्स होते हैं। तो ये दोनों में अंतर हो गया। अभी लीगल एड की बात करें, लीगल एड तो देखिए लीगल एड जो मिलता है मीन्स जो हमें कानूनी सलाह एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसको आप जानते होंगे, नालसा 1987, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके थ्रू इसको लेकर आया गया था। और लीगल एड बेसिकली क्या होता है कि इसका हम देखेंगे कि जो हमारा डीपीएसपी है, यहाँ पे आर्टिकल 339 में मेंशन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सिक्योर फ्री लीगल एड। और ये फ्री लीगल एड किनको देना चाहिए इसका भी हम अभी नीचे उल्लेख करेंगे। देन आर्टिकल 21 में भी बताया गया है कि फ्री लीगल एड जो है एक आपका राइट है, संवैधानिक राइट है। देन आर्टिकल 22 में भी दिया गया है, फिर आर्टिकल 14 में भी दिया गया है। तो यही रीजन था कि हमें फ्री लीगल एड लेकर आया गया था। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 3 टियर सिस्टम पे करता है। मीन्स एक जो होता है नालसा, तो नालसा जो है, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेड किया जाता है। सेम उस वे में एक स्टेट लेवल पे होता है, जो स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा हेड किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, इनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को लीड किया जाता है। और फ्री लीगल एड की बात करें तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें सेक्शन 341 में भी दिया गया है। और इसको प्रमोट करने के लिए सरकार कुछ इनिशिएटिव लेकर आती है, जैसे दिशा स्कीम, टेली लॉ, न्याय मित्र, लोक अदालत। तो इससे क्या होता है, लीगल एड जो होता है इसको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो फ्री होता है ये सबके लिए फ्री नहीं होता है, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, स्पेशली जो हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए लेकर आता है। तो अभी हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए कौन कौन एलिजिबल है फ्री लीगल एड लेने के लिए। एक तो महिला हो गए, दूसरा बच्चे हो गए, तीसरा कोई इंडस्ट्रियल वर्कर है, उसके पास भी ये राइट होता है कि वो लीगल एड ले सके। कोई मानसिक रूप से परेशान है उसको भी वहाँ पे लीगल एड फ्री में लीगल एड मिल सकता है। कोई डिसेबल्ड पर्सन है उसको भी राइट होता है कि फ्री में लीगल एड ले सकता है। ट्रैफिकिंग जो होता है, जैसे भिखारी होते हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको भी यहाँ पे फ्री लीगल एड दिया जाता है। देन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं उनको भी लीगल एड फ्री में दिया जाता है। और जो मास डिजास्टर होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया,
इस तरीके के घटना से प्रभावित जो परिवार के लोग या फिर सदस्य होते हैं, इनको भी ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है हमारे संविधान के हिसाब से। और ये इसका जो प्रोविज़न है भी यहाँ पे एक सर्विस का कंडीशन दिया गया है, जिनकी परिवार की इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है, ये सिर्फ उन्हीं को फ्री लीगल एड दिया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे अगला हमारा टॉपिक है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी डिस्प्यूट है, कोई डिस्प्यूट बेसिकली झगड़े को बोलते हैं, तो झगड़े का जो भी डिस्प्यूट है उसका रिजोल्यूशन आप जनरली क्या है, जुरिस्डिक्शन जो भी जुरिस्ट होता है उसके पास जाएंगे या फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जज इनके पास जाएंगे तभी आपको मिलेगा। लेकिन एडीआर जो होता है बेसिकली एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जो आप बिना कोर्ट जाए आपको न्याय मिलने लगे, उसी को हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए इसका हम बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे इसका एक आर्बिट्रेशन होता है, मीन्स कोई एक दोनों सदस्य के बीच में मीडिएशन कराता है, मीडिएशन फिर जो भी बात होता है उसके बीच में कोई न्यूट्रल थर्ड पार्टी एक्टिवली दोनों का पक्ष समझती है और उस समझने के बाद उनके जो भी कंप्रोमाइज होता है, नेगोशिएशंस होता है वो किया जाता है, और करने के बाद जो भी लॉ के अकॉर्डिंग उन पे लायबल होते हैं उन पे वो सज़ा या फिर प्रावधान किया जाता है। इस तरीके से वो यहाँ पे जो भी मैटर है रिजॉल्व किया जाता है। तो इसी को हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम बोलते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी वजह से हम ज़्यादा इसको कवर नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारा अगला टॉपिक है लोक अदालत। तो लोक अदालत बेसिकली क्या होता है, जैसा कि नेम से पता चल रहा है, लोक मीन्स पीपल और अदालत मीन्स कोर्ट। तो पीपल्स कोर्ट को ही हम लोक अदालत बोलते हैं। तो केरला एक तरीके का पहला ऐसा राज्य बना, केरला पहला ऐसा राज्य बना जिन्होंने ऐसा एक ऑनलाइन सर्विसेज डेवलप किया है जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को परमानेंट लोक अदालत फ्री में मिलेगा। तो अभी देखिए जो एडीआर होता है, लोक अदालत एक एडीआर का पार्ट होता है, जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है उसका एक पार्ट है, और ये इसका स्टैच्यूटरी स्टेटस है। स्टैच्यूटरी स्टेटस मीन्स हमारे संविधान में इस चीज़ का कहीं पे जिक्र नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक लॉ जिसको हम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 बोलते हैं, उसके थ्रू इसको गवर्न किया जाता है। इसकी वजह से इसको हम स्टैच्यूटरी लॉ बोलते हैं। और इनको जो है पावर क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। जो लोक अदालत होता है उसके पावर, जो सीपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, उसका पूरा पावर होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट का पूरा पावर होता है। और इसके साथ साथ जो सीपीसी होती है इसका ये कंप्लीट पावर होता है। और इनका जो इनके द्वारा लिया गया डिसीजन वो फाइनल और बाइंडिंग होता है, दोनों पक्ष को मानना पड़ता है। और इसका कोई भी इनके पास अपील करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो कौन कौन से केसेस लोक अदालत को रेफर किए जा सकते हैं, तो पहला है कि ऐसा कोई भी केस जो हमारे जुडिशरी के सामने पेंडिंग है, पेंडिंग स्टेटस में है, ऐसे केस को लोक अदालत में लाया जा सकता है। खास करके जो मैट्रिमोनियल शादी विवाह से रिलेटेड हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड हो गए, और जो भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड हो गए, तो ये सारे मैटर जनरली लोक अदालत में सेटल किया जाता है। और भारत का पहला लोक अदालत जो है जूनागढ़ गुजरात में लाया गया था, जिसका 1982 में फर्स्ट टाइम पे उसका ऑफिस बैठाया गया था। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि फर्स्ट लोक अदालत तो कहाँ पे था, तो फिर इसका राइट आंसर रहेगा जूनागढ़ गुजरात में, जो कि 1982 में बनाया गया था। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि जीरो एफआईआर। तो जीरो एफआईआर बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी मैटर्स होते हैं तो उसको आप पुलिस तक रिपोर्टिंग डायरेक्टली कर सकते हैं और कहीं पे भी कर सकते हैं। इसी को हम जीरो एफआईआर बोलते हैं। और ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट मीन्स क्या होता है कि जब भी सरकार जो होती है कोई बड़ा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना रहता है तो वो पार्टिकुलर किसी क्षेत्र में उसको इम्प्लीमेंट करती है और देखती है उसके क्या क्या फायदे हैं, फायदे और उसके क्या क्या नुकसान। तो उस बेसिस पे क्या करती है, कोई फायदा तो ठीक है, नुकसान कोई होने वाला है तो उसको और अच्छे से उसमें सुधार करती है, सुधार करके फिर जाके नेशनल लेवल पे वो नियम लागू कर देती है। इसी को हम पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। बेसिकली हमने बता दिया इसका
जो FIR होता है उसको रजिस्टर करने के लिए ही इसका काम आता है। अभी हमारा अगला जो टॉपिक है इलेक्शन से रिलेटेड, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में देखेंगे। आर्टिकल 324 में उल्लेख है और ये एक तरीके का हमारा संवैधानिक बॉडी है और नेशनल वोटर्स डे हर 25 जनवरी को मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन इसका निर्धारित करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने बता दिया कि आर्टिकल 324 में इसका मेंशन है। इसका प्रोविजन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कौन कौन से चुनाव ऑर्गेनाइज करती है। तो फर्स्ट हो गया ये लोकसभा का चुनाव हो गया, दूसरा हो गया राज्यसभा का हो गया, तीसरा हो गया MLA वाला जो चुनाव होता है, MLA मतलब विधायक वाला, विधायक चाचा हमारे विधायक हैं वाला, ये वाला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करती है। देन फोर्थ हो गया प्रेसिडेंट वाला जो राष्ट्रपति, और फिफ्थ हो गया हमारा वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का। ये 5 जो चुनाव हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है। बाकी जो नगर पंचायत और ग्राम पंचायत वाले जो चुनाव होते हैं वो जो स्टेट का, वहाँ का कोई भी स्टेट होता है वहाँ का इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन वो ऑर्गेनाइज करता है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें कौन कौन सा कंपोजिशन होता है तो उसको देख लेते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, दूसरा क्या है कि इलेक्शन कमिश्नर हो गए। तो दो यहाँ पे एक टोटल ये 3 लोग होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर। ये 3 लोग मिलके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पार्ट होते हैं जो इनका की निर्धारण आर्टिकल 324 में किया गया है। अभी देखेंगे इनके फंक्शंस के बारे में। हमने बता दिया फ्री और फेयर इलेक्शंस के बारे में, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना। देन पॉलिटिकल पार्टीज को निर्धारित करना, कौन स्टेट पार्टी है, कौन सा नेशनल लेवल की पार्टी है, इसका डिटर्मिनेशन। ये सारा काम यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। तो अभी देखिए नोटा आपको पता होगा कि जो नोटा इम्प्लीमेंट किया गया था 2013 में इम्प्लीमेंट किया गया था और इसको एक NGO है, NGO जिसको पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें नोटा को ऐड किया गया और बोला गया कि जब भी चुनाव होगा तो नोटा मीन्स कोई भी जो जितने लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा को वोट दीजिए। और नोटा का वोट होने से इसके पास रिकॉर्ड रहेगा इलेक्शन कमीशन के पास कि वहाँ के जो कैंडिडेट थे उनसे वहाँ का पब्लिक खुश नहीं थी। इसका मेन रीजन था उसको इम्प्लीमेंट करने का। अभी हमारा अगला टॉपिक है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। देखिए जो भी पार्टी होती हैं सारे लोग रजिस्टर्ड होते हैं। तो रजिस्टर्ड होने के बाद देखिए फर्स्ट होता है कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो गया, दूसरा हो गया अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है तो इसमें देखिए एक हम बोलते हैं कि नेशनल पार्टी, दूसरा हो गया कि हमारा स्टेट पार्टी। तो इन दोनों के अलावा जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती हैं उसमें से देखेंगे कि 476 ऐसे पार्टीज थे, इनको बैन किया गया। क्यों बैन किया गया उसका देखिए रीजन ये था कि कोई भी पार्टी लगातार 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ती है तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके उसका रद्द कर दिया जाता है। यही इसके मेन प्रोविजंस थे। तो अभी हम दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी और रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो रजिस्टर्ड होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होते हैं और रिकॉग्नाइज पार्टी हमने बताया कि स्टेट और नेशनल पार्टी का उनको दर्जा मिला रहता है। और जो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो रिकॉग्नाइज पार्टी होते हैं उनकी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ एक प्रपोजर की ज़रूरत होती है। मतलब जो नामांकन किया जाता है कैंडिडेट का तो वहाँ पे सिर्फ एक लोग उनके साथ रहेंगे तो भी वो अपना चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड होते हैं सिर्फ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी होते हैं उनको 10 लोगों की साइन की ज़रूरत होती है अपने नॉमिनेशन को करने के लिए। दूसरा होता है कि उनका सिंबल कोई भी ऐसा कॉमन नहीं होता है, वो रैंडम कुछ भी हो सकता है। थर्ड हो गया कि इनके जो स्टार कंपेनर होते हैं 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, जबकि जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं इनकी स्टार कंपेनर की संख्या 40 तक होती है।
और आपको ये भी पता होगा इलेक्शन कमीशन के टॉपिक में कि अभी करंटली इंडिया में 12 स्टेट्स में एसआईआर जो जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंशन डिवीजन चल रहा है। और इसका लेकर आने का मेन रीज़न ये है कि सपोज समय समय पर बहुत सारे जो न्यू वोटर्स होते हैं, न्यू वोटर्स 18 एज में प्रवेश करते हैं। दूसरा, बहुत सारे डेथ होते हैं, कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो वोटर लिस्ट को करेक्शन करने का मीन्स जो न्यू वोटर है उनका नेम ऐड किया जाए, जिनका डेथ हो गया है इनका नेम कट कर दिया जाए, और कोई माइग्रेट कर गया है तो फिर जहाँ पे माइग्रेट करके गया है वहाँ पे इसका वो नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसी को जो प्रोविज़न होता है ऐड करने इस प्रोसेस को, इसी को हम एसआईआर प्रोसेस बोलते हैं। इसका लीगल बैकिंग आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 324 से मिलता है, जिसमें वहाँ पे संविधान का जो आर्टिकल 324 है वहाँ पे मिलता है। और दूसरा लीगल बैकिंग इसको मिलता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, उसके सेक्शन 21 में भी एसआईआर का प्रोसेस के बारे में मेंशन है, जिसमें बूथ लेवल के जो ऑफिसर होते हैं जिनको हम बीएलओ बोलते हैं, इनके द्वारा हर घर पे जाकर हाउस टू हाउस जाकर वेरिफिकेशन किया जाता है। और ये पिछले 21 साल में, मतलब जो लास्ट एसआईआर जो था भारत में 2003 में किया गया था, तो ये 21 साल के बाद अभी यहाँ पे करंट में एसआईआर हो रहा है। अभी अगला देखिए कि जो हमारा आर्टिकल 326 है, इसमें ये बताता है कि कोई भी जिसका एज 18 साल या उससे अधिक है वो वोटर हो जाएगा। और वोटर की जो होगा, लेकिन जो हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया था उसमें बताया गया था कि पहले वोटिंग देने की जो मिनिमम एज थी वो 21 साल थी, अभी उसको 21 साल से घटा करके 18 साल किया गया है। तो इसको ध्यान देने वाली बात है, ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लेकर आया गया था। अभी हम देख लेते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनके अपॉइंटमेंट और रिमूवल का क्या प्रोसेस होता है। तो हमने तो बता दिया है अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जनरली क्या होता है कि उनका सुप्रीम कोर्ट ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, और ये प्रेसिडेंट होता है, एक सिलेक्शन कमेटी होती है। उस सिलेक्शन कमेटी में बेसिकली कौन कौन होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के कोई एक पर्सन होते हैं जो कि पीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये उनके सिलेक्शन कमेटी होती है। तो ये तीनों लोग क्या करते हैं कि एक नाम निर्धारित करके, जो भी इसमें मेजोरिटी रहेगी वो नाम निर्धारित करके प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और वो प्रेसिडेंट जो है उस पर्सन को चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पे यहाँ पे निर्धारित कर देते हैं। और ये मोशन किसी भी यहाँ पे हाउस में लेकर आया जा सकता है। मीन्स उनके रिमूवल का जो मोशन है, या तो अपर हाउस मीन्स राज्यसभा या लोअर हाउस जो लोकसभा है, यहाँ कहीं पे भी लेकर आया जा सकता है। इनका टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो इनका 6 साल होता है, और 65 साल का इनका एज रहता है, और ये जो है इनका टेन्योर 6 साल से अधिक के लिए नहीं हो सकते हैं। ईसीआई नेट बेसिकली क्या है, ईसीआई नेट एक ऐसा इनका प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है अपने एसआईआर प्रोसेस को करा रही है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपने देखा होगा कि ये इसके माध्यम से आप कोई भी नेम में करेक्शन, न्यू एंट्री डालना, कोई फॉर्म को करेक्शन करना, एसआईआर नोटिस के अगेंस्ट आपको अपने डिटेल सबमिट करना, ये सारी चीज़ ईसीआई नेट एप्लीकेशन के थ्रू किया जा रहा है। पोस्टल बैलेट बेसिकली क्या होता है कि ये जो वोटर्स होते हैं इनको अलाउ करता है कि इलेक्ट्रॉनिकली जो है ये अपने वोटिंग को देने का एक राइट प्रोवाइड करता है। एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जो कि आरपीए एक्ट 1951 में मेंशन किया गया है। अभी पोस्टल बैलेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो पहला एलिजिबिलिटी है कि सर्विस वोटर होना चाहिए। आप सपोज सर्विस कर रहे हो कहीं पे, स्पेशली जैसे आर्म फोर्सेस हो गया, पुलिस फोर्सेस हो गया, या फिर स्टेट के बाहर कहीं पे कर रहे हैं, तो उसका जो राइट है सर्विस वोटर्स हो गया। दूसरा है स्पेशल वोटर जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर हो गया, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स हो गए, इनके पास स्पेशल वोटर्स का राइट होता है। थर्ड होता है अब्सेंटीज वोटर, जैसे
यदि उन ऐसा नहीं किया गया तो वो वोट देने आए भी ना। जैसे सीनियर सिटीजन्स हो गए जिनका उम्र 85 साल से ऊपर है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं जिनको डिसेबिलिटी हुआ है, तो ऐसे लोगों को ये पोस्टल बैलेट का एलिजिबिलिटी देता है, जो कि घर पे जाकर उनकी ईसीआई की टीम जो रहती है इलेक्शन कमीशन की, वो टीम उनके घर पे जाती है और वहीं से वो वोट देने का उनको अधिकार देती है। फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, जिनको बाहर लाना उचित नहीं है, ऐसे लोगों को भी यहाँ पे पोस्टल बैलेट का एलिजिबिलिटी मिलता है। और इलेक्शन में जो ड्यूटी पे हैं उनके लोगों को भी ये इस तरीके के 5 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, इन लोगों को यहाँ पे राइट मिलता है यहाँ पे कि ये इस तरीके से ये लोग पोस्टल बैलेट पे वोट दे सकते हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो आप हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ भी हमारे पढ़ाने से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट करिए, और हाँ, या तो फिर आप हमें टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि सेंटर स्टेट रिलेशन। तो बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या था, अभी तमिलनाडु ने एक हाई लेवल कमेटी बनाया था जस्टिस कुरियन जोसेफ के बेस पे, और उन्होंने बताया कि हम कैसे सेंटर से अपने जो अलग हो सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने एक कमेटी का एनालिसिस करने के लिए बताया। तो ये ओवरव्यू इसका सिर्फ देख लेते हैं। तो हमारा भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, मीन्स सारे जो राज्य हैं उनका एक समूह, संघ है, समूह है, और इनको ऐसा कोई भी अलग होने का कोई भी राइट नहीं होता है, और किसी भी राज्य को राइट तो है नहीं कि वो हमारे संघ से अलग हो सकता है। दूसरा है कि जैसे हमारा एक संविधान है, एक सिटीजनशिप है, और ऑल इंडिया सर्विस है जो मॉनिटर करती है, गवर्नर हो गया, फिर इलेक्शन कमीशन हो गया, और सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया हर हाई कोर्ट के ऊपर। तो इस तरीके का हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी राज्य हमें इस तरीके का काम नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल जो 246 है, आर्टिकल 246 ये निर्धारित करता है 7वें शेड्यूल के बारे में, जो गवर्न करता है आर्टिकल 246 7वें शेड्यूल को। तो 7वें जो शेड्यूल होता है, आपने देखा होगा वहाँ पे 3 तरीके के लिस्ट होते हैं। फर्स्ट लिस्ट होता है यूनियन लिस्ट, जिसमें ये निर्धारित किया जाए कौन कौन सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट नियम कानून लॉ बना सकती है। दूसरा है स्टेट लिस्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट पे मैटर पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ रूल रेगुलेशन ला सकती है। थर्ड हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में मतलब या तो फिर सेंटर या फिर राज्य कोई भी अपना यहाँ पे नियम कानून बना सकता है। तो इसके लिए कोई भी 7वें शेड्यूल में कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चेंजेस करना है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। और भारत एक तरीके का क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल मतलब पूरी तरीके से फेडरल भी नहीं है, फेडरल पूरी तरीके से नहीं, फेडरल मतलब सारा पावर स्टेट के पास हो, इस तरीके का नहीं है। क्योंकि हमारे पास, हम स्टेट को पावर तो देते हैं लेकिन हमारा जो यूनियन है मीन्स सेंटर है वो स्ट्रांग है। जैसे यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट है, और हैविंग मोस्ट ऑफ पावर इन सेंटर। सेंटर स्टेट रिलेशन में देखिए इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, जोनल काउंसिल हो गया। इंटर स्टेट काउंसिल जो है हमारा संविधान के आर्टिकल 263 में मेंशन है। जोनल काउंसिल जो है ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में निर्धारित किया गया नीति आयोग है। देन जीएसटी काउंसिल जो कि आर्टिकल 279 में दिया गया है। और डिसेंट्रलाइजेशन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यहाँ पे इसका मेंशन किया गया है। 73rd में देखेंगे कि पंचायत है, और 74th में देखेंगे कि म्यूनसिपालिटीज है। हमारा अगला टॉपिक है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट। अभी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या होता है कि जो आर्टिकल हमारा 3 है, जो पार्ट 1 में दिया गया है, पार्ट 1 में दिया गया है आर्टिकल 3, ये एक परमिशन देता है कि नए राज्य को बनाना है, जो हमारा करेंट का राज्य है इसके बाउंड्री में कुछ भी चेंजेस करना है, अल्टरेशन करना है, या फिर जो वहाँ पे उसका नेम है, जो उस राज्य का नेम है, इसको निर्धारित करना है। तो इसके लिए आर्टिकल 3 में सारा प्रोविजन दिया गया है। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आप देखते हैं जो उत्तराखंड था उसको 2000 में बनाया गया था, तो इसको 25 साल कंप्लीट हुए हैं। तो 25 साल कंप्लीट होने
होने के लिए हुआ, तो इसको किस तरीके से बनाया गया था उसका प्रोविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 3 इसको हेल्प करता है कि न्यू स्टेट उस समय बना था, अल्ट्रेशन बाउंड्री का अल्ट्रेशन किया गया, उसका नेमिंग दिया गया, तो ये सारा आर्टिकल 3 में है। इसका पावर किसके पास है? ये है पार्लियामेंट के पास। अभी सपोज कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है तो उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के पास जब भी वो बिल जाता है तो वो बिल राउट होके फिर वापस स्टेट के पास आता है कि वहाँ पे उसका अप्रूवल भी चाहिए रहता है। तो ये जो भी अल्ट्रेशन है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। सपोज लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पे भी ये बिल पास किया जा सकता है, शुरुआत टेबल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेन ज़रूरत क्या होता है कि पहले राष्ट्रपति का यहाँ पे रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। बिना रिकमेंडेशन के आप टेबल नहीं कर सकते हैं इस तरीके के आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई भी बिल्स। और जब भी पास होकर वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो बिल जो है उस लेजिस्लेचर के पास भेज दिया जाता है, और क्योंकि वो वहाँ पे उनका टेक जानना चाहती है कि उस पे उसका क्या डिसीजन है। और इस बिल को पास कराने के लिए जो सामान्य लेजिस्लेशन होता है जिसको हम सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं, उस तरीके से इसको पास कराना रहता है। तो इस तरीके का जो केस जो है आप देखे होंगे बेरुबरी केस जो कि 1960 में लेकर आया था, तो उसमें ये बताया गया था कि कोई भी राज्य का कोई भी जगह हम अपने दूसरे कंट्री को नहीं दे सकते हैं। जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 एम्पावर तो करता है आपको वहाँ पे बाउंड अल्टरेशन के लिए, लेकिन इट डज नॉट मीन टू गिव योर प्रॉपर्टी टू अनदर कंट्री। कोई किसी और देश को, सपोज कोई जमीन है वो पाकिस्तान को हम नहीं सौंप सकते हैं अल्ट्रेशन आर्टिकल 3 का यूज कर सकते। यही बेरुबरी केस 1960 में इसको बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। ये ध्यान देने वाली बात है। अभी हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बेसिकली जब क्या होता है कि दो राज्य हैं और नदी जो होती है ऐसे करके ऐसे प्रवाह हो रहा है, तो आप देखेंगे कि इस नदी पे अधिकार के लिए ये स्टेट जो है ए भी लड़ेगा और ये स्टेट बी भी लड़ेगा। तो इस तरीके के जो केसेस हैं उसको डील करने के लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो होता है, इसको करने के लिए जो हमने बताया कि ट्रिब्यूनल के बारे में बताया, वो ट्रिब्यूनल इस तरीके के बनाया जाता है। तो अभी देखिए इस तरीके का हमारा संविधान है कि पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो जो है एक रिवर बोर्ड बनाया है। रिवर बोर्ड जो भी रिवर बोर्ड एक्ट 1956 पास किया है, जिसके माध्यम से रिवर बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और जो हमारा कंसल्टेशन ये देता है, कोई भी रिवर से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो वो इस पे कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है। इसके लिए देखिए यहाँ पे इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट भी लेकर आया गया था 1956 में, और जिसके माध्यम से जो है यहाँ पे ट्रिब्यूनल का स्थापना किया गया था। और जो है ये यहाँ से जो भी डिस्प्यूट होता है इसका एनालिसिस करता है और ये अपना इसका सॉल्व करने का ट्राई करता है। अभी 7th शेड्यूल की बात करें तो जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 56 है। इसमें जो है इंटर स्टेट रिवर के बारे में बात किया गया है। और जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में देखा जाए तो जो वाटर सप्लाई और इरिगेशन जो है एंट्री नंबर 17, ये हमारा स्टेट लिस्ट में इसका उल्लेख किया गया है। तो आज के लिए हम अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। और हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।